Children. In previous lecture we discussed about chapter number 1 in civics. आपका civics चैप्टर मैं पिछले टर्म पे कंप्लीट कर दिया था. आप एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिए होंगे बुक की एक्सरसाइज, क्योंकि आपको पता भी होना चाहिए 4 अगस्त से आपका पेपर है जिसमें सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 आपका आ रहा है. क्लियर. आज मैंने आपको बोला था मैं ज्योग्राफी स्टार्ट करूंगा. आपके ज्योग्राफी का भी चैप्टर नंबर 1 आ रहा है एग्जाम में, जिसे आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं. 2-3 लेक्चर में इसे फिनिश कर दूंगा. आप इसकी तैयारी भी शुरू कर दीजिए. फिर आपके हिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 2 मैंने स्टार्ट किया था, नेशनलिज्म इन इंडिया, वो डिस्कस करके उस चैप्टर को भी मैं फिनिश कर दूंगा. क्लियर. तो आइए ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं. आपको पता होना चाहिए आपकी ज्योग्राफी का जो पहला चैप्टर है वो चैप्टर है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट. क्लियर. दो टॉपिक के बारे में डिस्कस किया जाएगा. पहले रिसोर्सेज के बारे में जानेंगे और फिर जानेंगे डेवलपमेंट के बारे में. क्लियर. तो पहले रिसोर्स पूरा डिस्कस कर लिया जाए. हालांकि पिछले क्लास में भी आपने रिसोर्सेज के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ तो पढ़ा ही है. थोड़ी बहुत जानकारी तो आपको होगी ही कि रिसोर्सेज क्या है, क्योंकि पिछले क्लासेज में इसके बारे में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया गया था. अगर पिछले क्लासेस में आप इसे अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको समझने में बड़ी आसानी होगी. बड़े आसानी से आप रिसोर्सेज समझ पाएंगे, और जितना अच्छा समझेंगे आपका एग्जाम निश्चित तौर पे उतना बेहतर होगा. क्लियर. तो आइए स्टार्ट करते हैं. रिसोर्सेज पीछे भी आपने पढ़ा है, थोड़ा बहुत हेल्प भी हो जाएगा उससे. तो रिसोर्सेज, व्हाट इज रिसोर्सेज? एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट दैट ह्यूमन वैल्यू एंड इज कैपेबल ऑफ सेटिस्फाइंग देयर नीड्स. क्लियर. वो सारी चीज़ें जो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है और जो ह्यूमंस के हर एक ज़रूरतों को, हर एक नीड्स को सेटिस्फाई करता हो, फुलफिल करता हो, उन सारी चीज़ों को आप रिसोर्स कहेंगे. क्लियर. मोबाइल जिसका आप यूज़ कर रहे हैं रिसोर्स है. चेयर रिसोर्स है. पेंसिल रिसोर्स है. ह्यूमन खुद एक रिसोर्स है. प्लांट रिसोर्स है. यानी वो सारी चीज़ें रिसोर्सेज कहलाती हैं जिनका यूज ह्यूमन के नीड्स को पूरा करने के लिए हो. क्लियर. अब आप सोच सकते हैं तब तो इन्वायरमेंट में जितनी भी चीज़ें आप देखते हैं वो सब रिसोर्स है. तो निश्चित तौर पे इन्वायरमेंट में आप जितनी भी चीज़ें देखते हैं निश्चित तौर पे सब रिसोर्स है. क्लियर. ह्यूमन खुद एक रिसोर्स है. क्यों? क्योंकि तमाम प्रकार के ऐसे इंसान हैं जिनका हम लोग यूज करते हैं अपने फायदे के लिए. क्लियर. अब जैसे मुझे चेयर बनाना है, बेड बनवाना हो, तो मैं क्या कारपेंटर को बुलाऊंगा, भैया काम कीजिए काम कीजिए. तो वो एक तरह का हमारे लिए रिसोर्स हो गया. कोई प्लांट हो गया, प्लांट भी हमारे लिए रिसोर्स है. जो सारी चीजें रिसोर्स हैं जो किसी की इंसान की जरूरतों को पूरा कर दे, वो चाहे जो हो. यानी पूरे इन्वायरमेंट में हर एक जगह पे रिसोर्स है जिसका यूज ह्यूमन के द्वारा किया जाता है. क्लियर. इसका मेन पॉइंट याद रखना. सेकेंड पॉइंट, रिसोर्सेज शुड बी इकोनॉमिकली फिजिबल है. ये फिजिकल नहीं है, फिजिबल है. कल्चरल एक्सेप्टेबल होना चाहिए. टेक्निकल एसिबल होना चाहिए. क्लियर. यानी जो रिसोर्स होता है वो 3 प्रकार से होना चाहिए. पहले तो इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए. दूसरा कल्चरल एक्सेप्टेबल होना चाहिए, यानी कल्चर के व्यू से एक्सेप्ट करने लायक होना चाहिए. और तीसरा टेक्निकली एक्सेबल होना चाहिए. क्या मतलब हुआ? इकोनॉमिक फिजिकल देखिए, फिजिबल देखिए. जैसे आपको पता चला कहीं खाली जमीन है, उस खाली जमीन के नीचे अच्छा खासा आधा किलो सोना है. मान लीजिए कुछ भी है, कोई रिसोर्स है, बहुत बड़ा रिसोर्स जिसका यूज़ किया जा सके. मान लो सोना ही है. आपने क्या किया? डिगिंग कराना शुरू किया, खनन कराना शुरू किया और खूब खनन कराया. आपने अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट कर दिया. जब खनन कंप्लीट हुआ तो आपने जब सोना निकाला तो पता चला उस सोने की उतनी वैल्यू ही नहीं है जितना आपने उसको डिगिंग में जितना इन्वेस्ट कर दिया, यानी जितना आपने खर्च कर दिया. क्लियर. यानी आपने, वही बात हुई, खोदा पहाड़ निकली चूहिया. यानी आपने अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट करके उसकी डिगिंग कराई, लेकिन वहां से जो आपने फाउंड किया उसकी उतनी वैल्यू नहीं है जितना आपने इन्वेस्ट किया. इसीलिए आप इन्वेस्ट वहीं करिए जहां इकोनॉमिकली जो फिजिबल हो, जहां आपको फायदा मिल सके. यानी रिसोर्स का पहला पॉइंट क्या होना चाहिए? इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए. सेकंड, कल्चरल एक्सेप्टेबल होना चाहिए. जैसे मान लिया जाए कोई मंदिर है, कोई मास्क है, कोई चर्च है, पता चला उसके नीचे अच्छा खासा आपका सोना दबा है, बहुत बड़ा सोना, निश्चित तौर पे बहुत बड़ा. लेकिन आप उस मंदिर को या मास्क को या चर्च को तुड़वा नहीं सकते.
क्लियर। आपने उनको अर्थ तुड़वा के उसकी डिगिंग करा के वो सोना निकाला तो वो कल्चरल एक्सेप्टेबल नहीं होगा, यानी उसे इंडियन गवर्नमेंट या कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। यानी जो रिसोर्स होना चाहिए वो कल्चरल एक्सेप्टेबल होना चाहिए, यानी किसी भी धर्म जाति कल्चर को आप नुकसान पहुंचा के रिसोर्स नहीं प्राप्त कर पाएंगे। क्लियर मन। तीसरा, रिसोर्स टेक्निकली एसेबल होना चाहिए, यानी पता चला आपके इस गड्ढे में इतना बड़ा सोना है या पेट्रोलियम है, कुछ भी है, आपने डिगिंग करानी शुरू कर दी, लेकिन आपकी टेक्नोलॉजी अभी इतनी इतनी स्ट्रांग ही नहीं हुई है कि अच्छे से डिगिंग करके सारा सोना निकाल सके, तो फिर डिगिंग मत कराइए। यानी टेक्निकली वो एसेबल होना चाहिए, यानी आपकी टेक्नोलॉजी ऐसी होनी चाहिए कि आप उस रिसोर्स को फाइंड कर सकें। नहीं तो बेवजह वहां पैसा इन्वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहां आपको इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं हो पाएगा। समझ गए। यानी क्या होना चाहिए, पहला तो फायदेमंद होना चाहिए, दूसरा कल्चरल एक्सेप्टेबल होना चाहिए, और तीसरा आपकी टेक्नोलॉजी उस लायक होनी चाहिए कि आप रिसोर्स वहां से फाइंड कर पाए। क्लियर। 2 पॉइंट याद रखना। रिसोर्स का आपने डिफिनेशन क्लियर हो गया, रिसोर्स कितना इंपॉर्टेंट होना चाहिए किस आधार पे वो आपने देख लिया। क्लियर। नीचे मैंने एक साइकिल बनाया है, ये साइकिल देखिए, वो बताया गया ह्यूमन बीइंग्स, यानी ह्यूमन की जरूरतें कैसी पूरी होगी। ह्यूमन इन्वायरमेंट को टेक्नोलॉजी का यूज करके इंस्टीट्यूशन बनाइए और उससे ह्यूमंस को फायदा होगा, यही रिसोर्स का मतलब है, यानी साइकिल है। बिना इन तीनों के ह्यूमंस की जरूरतों को पूरा नहीं किया जा सकता, और ह्यूमन अगर नहीं होंगे तो इन सब के होने का फायदा नहीं है। यानी ये तीनों डिपेंड है ह्यूमन पे, तो ह्यूमन डिपेंड है इन तीनों पे। ह्यूमन इन्वायरमेंट से टेक्निकली आप रिसोर्स निकालिए, उसका इंस्टीट्यूशन बनाइए, और फिर जाके वो ह्यूमंस के यूज के लायक होगा। इस साइकिल को समझाने का वही मतलब है। क्लियर। आइए चलते हैं आपके रिसोर्स के थोड़े क्लासिफिकेशंस को देख लेते हैं, उनके टाइप्स को देख लेते हैं। तो रिसोर्स के 2 टाइप किए गए हैं, एक नेचुरल है और एक ह्यूमन है। या देखिए ये ह्यूमन है, ह्यूमन रिसोर्स भी होता है ना, मैंने क्या बताया, ह्यूमन प्लांट सब रिसोर्स है, और एक नेचुरल रिसोर्स होता है। तो नेचुरल के अभी आपको रोक रहा हूं मैं, और पहले ह्यूमन डिस्कस कर लेते हैं। नेचुरल को अभी रोक रहा हूं, थोड़ा एक्सप्लेन इसका ज़्यादा करना पड़ेगा, तो ये रोकता हूँ, ह्यूमन पे पहले डिस्कस कर लेता हूँ। आप पीछे क्लास में भी इसको पढ़े हैं तो समझने में भी आपको आसानी होगी। क्लियर। पहला, ह्यूमन रिसोर्स को भी 2 टाइप किए गए हैं। पहला क्या है, स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन, यानी ह्यूमन किस हिसाब से किसी का स्ट्रक्चर बनाता है, कैसे उसका इंस्टीट्यूशन बनाता है। ह्यूमन रिसोर्स है ना, तो उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार है, उसका इंस्टीट्यूशन किस प्रकार है, उस तरह उस ह्यूमन का हम रिसोर्स के तौर पर यूज करते हैं। दूसरा क्या है, क्वांटिटी एंड क्वालिटी। पता चले इंसान बहुत माइंडेड है तो उसका हम और रूप में यूज़ करेंगे, भाई उतना माइंडेड नहीं है तो उसका और रूप में यूज़ करेंगे, भैया थोड़ा ही माइंडेड है तो उसका हम और तरह से यूज़ करेंगे। यानी उसकी क्वालिटी और उसकी क्वांटिटी, वो कितना कर पाएगा, इतना आवर वर्क कर पाएगा कि नहीं, इतना आवर वर्क कर पाएगा कि नहीं, कंप्यूटर पे वर्क कर पाएगा कि नहीं, हथौड़े से वर्क कर पाएगा कि नहीं, यानी उसकी क्वांटिटी पे भी डिपेंड करता है कि ह्यूमन को हम लोग किस रिसोर्स के रूप में यूज़ करें। मुझे लग रहा है क्लियर हो गया। ह्यूमन रिसोर्स के 2 टाइप किए गए, स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन, यानी वो किस प्रकार का स्ट्रक्चर बनाता है, किस प्रकार का इंस्टीट्यूशन बनाता है, और दूसरा ह्यूमन के क्वांटिटी और क्वालिटी पे डिपेंड करता है। क्लियर हो गया, ह्यूमन का कंप्लीट हो गया। बस ह्यूमन के बारे में इतना ही जानना था, आगे लेकिन मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको, लेकिन अभी आप इतना ही जानिए, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज बहुत बड़ा है और इसको समझना भी सबसे मस्ट है। ये तो नेचुरल रिसोर्स के सबसे पहले तो याद रखना 2 टाइप है, रीनेबल रिसोर्सेज और नॉन रीनेबल रिसोर्सेज। रीनेबल रिसोर्सेज क्या होता है, ऐसे रिसोर्स जिसका आप यूज करिए और फिर वो रिन्यू हो जाए, मतलब फिर से वहां वो चीज प्रोड्यूस हो जाए। जैसे आप होगा फॉरेस्ट, प्लांट, आपने क्या किया, फॉरेस्ट का आपने यूज किया, लेकिन कुछ सालों बाद आप देखिए फिर वहां फॉरेस्ट का डेवलपमेंट हो जाएगा। आपने प्लांट का यूज किया, आप कुछ दिन बाद देखिए, कुछ सालों बाद देखिए फिर वहां प्लांट आ जाएगा। तो ऐसे रिसोर्स रीनेबल रिसोर्स कहलाते हैं, जहां वो फिर रिपीट टाइम प्रोड्यूस हो सके। क्लियर। दूसरा जो इसका टाइप है नेचुरल का, वो है नॉन रीनेबल। नॉन रीनेबल का ऐसी चीजें जो आप एक बार यूज कर ले और वो दोबारा प्रोड्यूस ना हो पाए,
यानी वो खत्म हो जाए, आप उसे दोबारा प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, ऐसी चीज़ों को नॉन रीनेबल कहते हैं। यानी खत्म होने के बाद प्रोड्यूस नहीं, रीनेबल खत्म होने के बाद फिर से प्रोड्यूस, खत्म होने के बाद फिर से प्रोड्यूस, खत्म होने के बाद फिर से प्रोड्यूस, ये रीनेबल है। और नॉन रीनेबल में कभी रिप्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। क्लियर? नॉन रीनेबल के भी दो पार्ट किए गए हैं, एक होता है रिसाइक्लेबल और दूसरा होता है नॉन रिसाइक्लेबल। ये सब एक कॉलम ऐसे बना लेना, रिसोर्स ऊपर लिखना, यहाँ लिखना नेचुरल, यहाँ ह्यूमन, ह्यूमन के दो टाइप कर लेना, फिर नेचुरल के दो टाइप कर लेना, फिर नॉन रिनेबल के भी दो पॉइंट कर लेना, फिर रिनेबल के भी दो पॉइंट कर लेना। ऐसे एक ऊपर से बना लेना, मैं ऐसे बना दिया हूँ लेफ्ट टू राइट, आप अप टू डाउन बनाइएगा, ऐसे बनाइएगा, क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। नॉन रिनेबल के क्या दो पार्ट है? रिसाइक्लेबल और नॉन रिसाइक्लेबल। अब रिसाइक्लेबल क्या है? ऐसी चीजें जिसे आप एक बार और यूज कर लें। याद रखिए, रिसाइक्लेबल नॉन रीनेबल है और रीनेबल से थोड़ा डिफरेंस है। रीनेबल क्या है? बार बार, और रिसाइक्लेबल क्या है? केवल एक बार रिप्रोड्यूस। जैसे हो गया मेटल, आप क्या कहते हैं? मेटल्स को गला के मेटल्स को कुछ और स्ट्रक्चर देते हैं, फिर गला के आप उससे कुछ और बनाते हैं। यानी रिसाइक्लेबल क्या है? उसी मेटल का अन्य तरीके से यूज करना। मेटल रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे आप, उससे रिप्रोड्यूस नहीं होगा, बल्कि उसी मेटल्स को कोई और बनाया जाएगा। रीनेबल क्या है? रिप्रोड्यूस होना, यानी खत्म हो गया फिर आ गया। लेकिन रिसाइक्लेबल क्या है? वो खत्म नहीं हुआ, वो है, लेकिन अब उसका काम और उसकी जो उसका स्ट्रक्चर है वो दूसरा हो गया। मुझे लग रहा है रीनेबल और रिसाइक्लेबल आप समझ गए। क्लियर? रिसाइक्लेबल में कभी चीजें खत्म नहीं होती, वो हैं, लेकिन उनका रूप बदल गया। रीनेबल में क्या है? रिप्रोड्यूस है, मतलब फिर से पैदा होना। क्लियर? दूसरा है ना, ये घबराना मत, ये सब बाद में बहुत क्लियर और आगे एक्सप्लेन करूंगा इन सब चीज़ों को आगे। अभी टॉपिक है, अभी तो सिंपल आपका वो बना है पिक्चर, उसके अकॉर्डिंग मैं समझा रहा हूँ। अभी पिक्चर के अकॉर्डिंग समझिए, अभी आगे एक्सप्लेन किया जाएगा। क्लियर? दूसरा है नॉन रीनेबल। नॉन रीनेबल क्या है? ऐसी चीजें जो एक बार यूज हो गई फिर दोबारा आप उसे यूज ही नहीं कर पाइएगा, मतलब ना रिसाइकिल कर पाइएगा ना कुछ, उसका दोबारा यूज ही नहीं कर पाइएगा, वो होता है नॉन रिसाइक्लेबल। उसमें सबसे बड़ा एग्जांपल होगा आपका फॉसिल फ्यूल। पेट्रोल एक बार जल गया, डीजल एक बार जल गया, कोयला एक बार जल गया, तो आप उसका दोबारा यूज नहीं कर पाएंगे, वो होता है नॉन रिसाइक्लेबल। क्लियर? फिर से एक बार क्लियर कर दूं, रिसोर्स के दो टाइप, नेचुरल, ह्यूमन। ह्यूमन के दो टाइप, स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन, क्वांटिटी एंड क्वालिटी। नेचुरल के दो टाइप, रीनेबल, नॉन रीनेबल। रीनेबल जिस रिप्रोड्यूस। नॉन रीनेबल दो टाइप, रिसाइक्लेबल एक ही चीज दो बार यूज कर लेना बारी बारी से। नॉन रिसाइक्लेबल जो एक बार खत्म तो खत्म। नॉन रीनेबल क्या? जो एक बार यूज तो यूज, बात ही खत्म। क्लियर? आइए डिफरेंस करते हैं रीनेबल का। तो रीनेबल रिसोर्स के भी दो टाइप किए गए हैं, यानी याद करने में आसानी होगा, सबके दो दो टाइप ही है। क्लियर? रिसोर्स के दो टाइप, ह्यूमन रिसोर्स के दो टाइप, नेचुरल रिसोर्स के दो टाइप, रीनेबल रिसोर्स के दो टाइप, नॉन रीनेबल रिसोर्स के दो पॉइंट। क्लियर? तो रीनेबल के दो पॉइंट क्या है? कॉन्टिन्यूअस, यानी जो लगातार है। रीनेबल तो वैसे भी होता है रिप्रोड्यूस, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी चीज़ें होती हैं जो रिप्रोड्यूस ही नहीं होता, वो जिंदगी भर रहे, हमेशा रहे, वो कभी खत्म ही नहीं होता, जिसमें सबसे बड़ा एयर और वाटर है। इसे रिप्रोड्यूस होने की जरूरत नहीं, ये बरहमासी है, हमेशा रहेगा, इसे कभी खत्म नहीं होगा, ये हमेशा रहेगा, एयर वाटर कभी खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि ये खत्म हो गया तो इंसान की जिंदगी खत्म हो जाएगी, हम रहेंगे ही नहीं तो सोचेंगे कहाँ से। क्लियर? मतलब रिन्यूएबल भी दो पॉइंट होते हैं, कंटिन्यूअस जो लगातार रहे, कभी खत्म ही ना हो, रिप्रोड्यूस होने की जरूरत नहीं है उसको, वो गया एयर और वाटर। क्लियर? दूसरा है बायोलॉजिकल, इसे रिप्रोड्यूस होने की जरूरत है, ये है नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ। ये क्या है? रिप्रोड्यूस है। क्लियर? यानी एक बार मतलब वाइल्ड लाइफ आपने बना दिया, पता चला वहाँ टाइगर्स खत्म हो गए, तो आप क्या करेंगे? उनका हम लोग हाई प्रोडक्शन कराते हैं, मतलब जन्म करवाते हैं, जिससे नए टाइगर्स आते हैं, नए प्रकार के, इनका रिप्रोड्यूस होता है, यानी ये आते रहते हैं, रिप्रोड्यूस होते हैं, तो इनको बोलते हैं बायोलॉजिकल रिन्यूएबल रिसोर्सेज। क्लियर? तो आप ये मुझे लग रहा है पिक्चर बना लीजिएगा अपने कॉपी पे, और उससे आप तमाम पॉइंट समझ लेंगे। जिसका डिफिनेशन लिखना हो आप डिफिनेशन भी लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि कभी कभी डिफिनेशन पूछ भी लेता है। मैंने डिफिनेशन आपको समझा दिया, आप अपने लैंग्वेज में इसे लिख सकते हैं।
क्लियर। नेचुरल जो नेचर द्वारा हमें मिले, ह्यूमन जो ह्यूमंस यूज करते हैं हम रिसोर्स के तौर पे, आपने समझ लिया दो टाइप। रीनेबल के दो पॉइंट आपने देख लिया, कंटिन्यूअस बायोलॉजिकल। नॉन रीनेबल के भी आपने दो पॉइंट दे दिया, रिसाइक्लेबल और नॉन रिसाइक्लेबल। एग्जाम्पल के साथ आप डिफिनेशन सहित इन सब को लिख लेना, डिफिनेशन भी इन सब का लिख लेना तो ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। कोई समस्या नहीं, आगे बढ़ूं। चलिए, आपने समझ लिया रिसोर्स, उसका एक साइकिल भी देख लिया, रिसोर्सेज के टाइप्स देख लिए। आइए अब उसके कुछ और क्लासिफिकेशन को देखते हैं। अभी तो आपने क्लासिफिकेशन देखा, निश्चित तौर पर टाइप्स देखा, लेकिन अब किन आधारों पर रिसोर्सेज को हम बांटते हैं, कौन सा बेस है, किन आधार पर रिसोर्स बांटे गए हैं, हम उसका डिस्कशन करते हैं। क्लियर। क्लासिफिकेशन ऑफ द रिसोर्स बेस्ड ऑन, मतलब किस आधार पर रिसोर्स बटा। ये तो रिसोर्स का टाइप आपने देख लिया, अब वो बटा किस आधार पे है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ओरिजिन। ये सब पीछे क्लास में आपने पढ़ा है, रिसोर्स जो आपका पहला चैप्टर था किसी क्लास में, ध्यान में नहीं आ रहा है, क्लास 7 या 8 में है पहला चैप्टर रिसोर्स है, सॉरी क्लास 8 में है पहला चैप्टर रिसोर्स, उसमें इन सब के बारे में आपने पढ़ा होगा अच्छा खासा। लेकिन यहाँ एक तरह से समझिए फिर से पढ़ाया जा रहा है उन चीज़ों को। अगर आप बेहतर तरीके से पढ़े होंगे तो समझिए आप लोग का ये रिविजन क्लास है भाई, ये रिविजन है, आपका टॉपिक नहीं है, एक रिविजन क्लास है। अगर आपने बेहतर तरीके से पढ़ा होगा क्लास 8 में रिसोर्स को तब। क्लियर। तो उसमें भी आपने देखा होगा रिसोर्स को बांटने का सबसे पहला जो बेस है वो है ओरिजिन। ओरिजिन के आधार पर रिसोर्स को बांटना, तो ओरिजिन के आधार पर दो प्रकार के रिसोर्सेज बांटे गए हैं, बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक आप समझते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जहां लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो रिसोर्स आते हैं उन्हें हम कहते हैं बायोटिक। जो नॉन लिविंग से जो रिसोर्स आते हैं उन्हें हम कहते हैं अबायोटिक। क्लियर। बायोटिक क्या, ऐसे रिसोर्स जो लिविंग थिंग्स से आते हो, अबायोटिक क्या, ऐसे रिसोर्स जो नॉन लिविंग थिंग्स से आते हो। तो रिसोर्स को बांटने का पहला जो तरीका है वो क्या तरीका क्या है, ओरिजिन। ओरिजिन के आधार पर रिसोर्स को हमने बांट दिया। तो ये और दूसरा एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पे भी हम रिसोर्स के दो टाइप करते हैं, रीनेबल और नॉन रीनेबल, जो पीछे मैंने डिस्कस किया। यानी जो टाइप्स हम रिसोर्सेस पढ़ रहे थे नेचुरल में, रीनेबल और नॉन रीनेबल, वो किस आधार पे बांटा गया है, एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पर। किस आधार पे, एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पर नेचुरल रिसोर्स के रीनेबल नॉन रीनेबल रिसोर्स को बांटा गया है। ओरिजिन के आधार पे क्या, बायोटिक अबायोटिक। एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पे क्या, रीनेबल और नॉन रीनेबल। ये सब नेचुरल रिसोर्स है, सब नेचुरल रिसोर्स के अंदर अभी पढ़ रहे हैं, अभी ह्यूमन रिसोर्स का भी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, ये नेचुरल रिसोर्स है। क्लियर। तो पहला ओरिजिन के आधार पर, दूसरा एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पर, तीसरा ओनरशिप के आधार पे। ओनरशिप क्या, मालिक, सर्वे सर्वा, मेरा ही सब कुछ और किसी का नहीं। ओनरशिप, मालिक हूं मैं, इसमें मेरा कुछ होगा तो वो इंडिविजुअल रिसोर्स होगा। कम्युनिटी के लिए मैं कुछ करूंगा तो वो कम्युनिटी रिसोर्स होगा। राष्ट्र के लिए कुछ करूंगा तो वो नेशनल रिसोर्स होगा। इंटरनेशनल भी रिसोर्स होता है, जहां 2 देश 3 देश 4 देश मिलकर कुछ रिसोर्स का डेवलप करे, वो इंटरनेशनल रिसोर्स होता है। यानी रिसोर्स को ओनरशिप के आधार पे भी 4 तरह से बांटा गया है। ये सारा पॉइंट आपको डिस्कस करूंगा अभी आगे पूरा। आप देखो यहाँ बायोटिक वो मैंने समझा दिया था पहले ना, ओरिजिन के आधार पे। देखो एग्जॉस्टिबिलिटी मैंने हेडिंग डाला, अब यहाँ भी समझाऊंगा, फिर आपका ओनरशिप के आधार पे समझाऊंगा, फिर आपका डेवलपमेंट के आधार पे समझाऊंगा। ये सब आगे एक्सप्लेन किया गया है, इसलिए आज के वीडियो में मैं इन सबको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में इन सबको एक्सप्लेन ही करना है। लेक्चर रिपीट करने से बेहतर है अभी छोड़ देना, बाद में उसको समझा दूंगा मैं। क्लियर। तो ओनरशिप के आधार पे क्या, इंडिविजुअल, जैसे मैं खुद कोई रिसोर्स पैदा करूँ, इंडिविजुअल हो गया। कम्युनिटी, मैंने अपने समुदाय के लिए कोई रिसोर्स डेवलप किया, कम्युनिटी हो गया। नेशनल, मैंने अपने देश के लिए कोई रिसोर्स डेवलप किया। इंटरनेशनल, जहाँ 2-3 राष्ट्र मिलकर कोई रिसोर्स डेवलप करे। तो ओनरशिप के आधार पे भी रिसोर्सेज के 4 टाइप किए गए। क्लियर। चौथा जो बेस है, चौथा और लास्ट बेस है, यानी रिसोर्स को 4 बेस पे 4 आधारों पर बांटा गया है। पहला ओरिजिन, दूसरा एग्जॉस्टिबिलिटी, तीसरा ओनरशिप और चौथा स्टेटस एंड डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के आधार पर।
क्लियर। तो डेवलपमेंट के आधार पर रिसोर्स के कौन कौन से टाइप है? पहला है पोटेंशियल, किस आधार पे किया गया? पोटेंशियल आधार पे। दूसरा डेवलप्ड आधार पे। तीसरा स्टॉक एंड रिजर्व आधार पे। क्लियर। यानी जो चौथा पार्ट है रिसोर्स को डिवाइड करने का बेस पे, वो चौथा बेस है डेवलपमेंट, और उसमें आते हैं 3 पॉइंट: पोटेंशियल, डेवलप्ड और स्टॉक एंड रिजर्व। आप घबराइए मत, इन सारे पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, एक एक पॉइंट एक्सप्लेन कर दूंगा। आपको किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन किसी पॉइंट को समझने में नहीं होगा। बस इतना काम करना, जो आज मैं लेक्चर दिया हूँ ये समझकर एक अपना राइट फॉर्म में इसको कर लेना, समझने में थोड़ी आसानी होगी। जैसे वो मैंने पीछे वो पिक्चर बनाया था ना, ये ग्राफ बनाया था, इसको थोड़ा अच्छे से बना लेना, ऊपर नीचे अप डाउन करके अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर लेना। चाहिए तो डिफिनेशन लिख लेना, डिफिनेशन लिखने पे एग्जांपल भी 1-2 दे लेना अगर मन करे, नहीं तो याद रखो तो और अच्छी बात है, लेकिन याद तुम कर नहीं पाओगे मुझे पता है। तो आप लोग लिख ही लीजिएगा इसका डिफिनेशन। बाकी इधर भी आपको मैंने क्या पॉइंट सब बता ही दिया, इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, मतलब इन सब का डिफिनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन सबको मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन इतना ये सब ज़रूर लिख लेना, ये टाइप्स वगैरह ये सब ज़रूर लिख लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट टर्म पे मैं आपका बायोटिक यानी जो ओरिजिन के आधार पर जो मैंने डिवाइड किया था रिसोर्स को, तो ओरिजिन के आधार पे जो रिसोर्स को डिवाइड करूंगा उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। बायोटिक, एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पे, ओनरशिप के आधार पे, डेवलपमेंट के आधार पे, ये सब मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, क्योंकि ज्योग्राफी थोड़ा ये चैप्टर आपका लंबा है, तो आराम से पढ़ते हैं इन सबको धीरे धीरे, नहीं तो एक साथ अगर पढ़ा दूंगा तो आपको समझने में भी थोड़ी परेशानी हो जाएगी। आप लोग घबराना मत, जो आपका कोर्स है वो सही टाइम पे पूरा हो जाएगा। अभी समय है, अभी तो आज 6 दिन इसी में है, 3 उसमें, अभी तो 8-9 दिन है, और 8-9 दिन में मैं आपका ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 और हिस्ट्री का भी चैप्टर नंबर 2 मैं दोनों फिनिश कर दूंगा। मेरे साथ साथ पढ़ते जाइए, आपको दोबारा रिवीजन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, मेरे साथ ही आपकी तैयारी भी हो जाएगी, तो किसी प्रकार का आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। 4 अगस्त को आपका पेपर है जिसमें ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 आ रहा है, इसलिए मेरे साथ साथ तैयार कर लीजिए तो बहुत बेहतर है। क्लियर। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जो बेस के आधार पे मैंने रिसोर्सेज को डिवाइड किया था, उन बेस के आधार पे हम रिसोर्सेज को पढ़ लेंगे। पहला डिस्कस करूंगा मैं आपको ओरिजिन के आधार पे, वो कल समझाऊंगा, फिर आपका एक्सहॉस्टिबिलिटी के आधार पे मैं नेक्स्ट टर्म पे आपको समझाऊंगा। क्लियर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।